नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद बिडलान क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। और आज इस जो वीडियो जो आप लोगों के सामने आई है, ये है आज जो आपका पेपर हुआ है सोशल साइंस का क्लास 6 का। ये 6 क्लास का जो सोशल साइंस का पेपर हुआ है आज, तो आज इस पेपर के सॉल्यूशन के साथ हम इस वीडियो में आए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप बच्चे अपने आंसर्स को चेक कर सकेंगे और ये देख सकेंगे कि आपके कौन कौन से आंसर ठीक है और आपके एग्ज़ाम में नंबर कहाँ तक आ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो आप बच्चे पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए बेटा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये लेवल 2 का पेपर है। ठीक है, तो ये मॉर्निंग का पेपर है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि 60 नंबर का पेपर है, 60 नंबर का पेपर है और 2.5 घंटे का है। आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए सीधे हम प्रश्नों पे चलते हैं। तो जैसे पहले प्रश्न में पूछा गया है आपसे कि जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं, उसे हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फर्स्ट का बी। सेकंड है, एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा को क्या कहा जाता है। तो ये कहलाती है ऑप्शन नंबर सी, ग्राम सभा। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत का गठन कितने सालों के लिए किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, 5 साल के लिए। नेक्स्ट, नगर निगम के सदस्यों को क्या कहा जाता है। तो नगर निगम के जो चुने हुए सदस्य हैं उनको बोला जाता है ऑप्शन नंबर बी, पार्षद। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न में पूछा गया है, कहता है कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, वह तारों से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंडों को क्या कहते हैं। तो ये कहलाते हैं हमारे ग्रह। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल, डैश को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है, शुक्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, शुक्र। नेक्स्ट, आगे कहता है जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थंकर थे वो थे महावीर। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आगे कहता है मौर्य साम्राज्य का कौन सा शहर उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता है। तो इसका जो सही आंसर है बेटा वो ऑप्शन नंबर डी, उज्जैन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे कहता है स्थल का वह भाग जो तीनों ओर से जल से घिरा रहता है वो क्या कहलाता है। वह कहलाता है ऑप्शन नंबर बी, प्रायद्वीप। आगे कहता है कि भारत और श्रीलंका से अलग होता है, भारत को श्रीलंका से अलग करता है, वो क्या है। वह ऑप्शन नंबर डी, पाक जल संधि। ठीक है, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। इसके बाद नेक्स्ट, भीमबेटका वर्तमान में भारत के किस राज्य में है। तो ये भीमबेटका जो गुफाएं हैं ये भारत के मध्य प्रदेश में हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, आगे कहता है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान पर महान स्नानागार बनाया गया है। तो इसका जो सही आंसर है बेटा वह है ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदाड़ो। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से आप बच्चों ने अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मैच कर लिए होंगे। चलिए आगे मूव करते हैं। तो बेटा जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया आपसे कि भारत के संविधान के अनुसार समानता क्या है। देखिए समानता का मतलब होता है बच्चों समान। ठीक है, हमारे संविधान में सभी लोगों को समान रूप से अधिकार दिए गए हैं। सभी हमारे संविधान में सभी जितने भी व्यक्ति, चाहे वो धर्म के आधार पर हो चाहे वो जाति के आधार पर, सभी क्या हैं, समान हैं। तो हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 14 से जो 18 है, ये जो है 14 से जो 18 जो है ये समानता के अधिकार की बात करता है। किसके अधिकार की बात करता है, समानता के अधिकार की बात करता है। ठीक है, कि भारत में जितने भी जो व्यक्ति भारत में पैदा हुआ है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट का हो, ठीक है, वो क्या है, वो समान है। ठीक है, और हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 से 18 जो है ये क्या है, समानता के अधिकार के बारे में बताता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। आगे पूछा गया है अथवा में रूढ़िवादी धारणाओं से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के रूप में स्पष्ट कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसके उत्तर को। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं इसका उत्तर, रूढ़िवादी धारणाएं। ठीक है, तो रूढ़िवादी धारणाएं क्या होती है। देखिए इसमें लिखा हुआ है जब हम सभी लोगों को एक छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रूढ़िवादी धारणाएं
वह कहलाती है। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। ठीक है, हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं। इसीलिए कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं, पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति विशेष के बारे में अपनी राय बना लेना, अपने मन में उसके बारे में राय को पक्का कर लेना बिना कुछ जाने सोचे समझे, तो वो क्या कहलाती है? वो रूढ़िवादी धारणाएं कहलाती है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सी रूढ़िवादी धारणाएं जो थी हमारे समाज में, जैसे अगर हम बात करते हैं लड़कियों को लेकर, रूढ़िवादी धारणाएं बहुत हैं कि लड़कियां जो हैं वो घर का काम बहुत अच्छे से कर सकती हैं, वो बाहर खेलने में जो है कमज़ोर हैं, वो काम नहीं कर सकती जो लड़के कर सकते हैं। तो इस तरीके की कौन सी धारणाएं? ये सब रूढ़िवादी धारणाएं होते हैं। और रूढ़िवादी धारणाएं जो हैं ये समाज से, ठीक है, ये समाज से जुड़ जाती हैं, क्योंकि समाज जो है इन रूढ़िवादी धारणाओं को कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में बोला गया है कि ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं ग्राम पंचायत के कार्यों को। तो यहाँ देख पा रहे हैं आप ग्राम पंचायत के कार्य हैं। ठीक है, जैसे ग्राम पंचायत का पहला कार्य क्या है? सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों तथा अन्य सार्वजनिक उपयोगों के भवनों का निर्माण और उनका रख रखाव। ठीक है, तो ग्राम पंचायत के ये काम होते हैं कि गांव की सड़कों की, नालियों की, जो स्कूल हैं, वो भवन जो हैं गांव में जो भवन होते हैं, जैसे चौपाल होती है, ठीक है, पानी के जो स्रोत होते हैं या अन्य सार्वजनिक जो भवन होते हैं उनका निर्माण करना और उनका रख रखाव करना, ये ग्राम पंचायत का कार्य होता है। इसके बाद स्थानीय कर लगाना और उसको कर को इकट्ठा करना। तीसरा कार्य है ग्राम पंचायत का कि गांव के लोगों को रोज़गार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करता हूं, एक योजना है जैसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, जिसे हम मनरेगा बोलते हैं। तो ये क्या है? इस तरीके की योजनाओं को ग्रामीण स्तर पर लागू करवाने का जो कार्य होता है वो ग्राम पंचायत का होता है। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है अथवा में दिया गया है, कहता है पंचायत राज व्यवस्था के 3 स्तरों का उल्लेख कीजिए। तो हमें पंचायत राज व्यवस्था के 3 स्तरों की अगर हम बात करते हैं तो देखते हैं इसके उत्तर। तो देखें इसके उत्तर को। तो पंचायत के जो 3 स्तर कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, अगर हम पहले स्तर की बात करते हैं तो इस तरीके से अगर हम डायग्राम बना देते हैं तो पहला जो स्तर होता है, फर्स्ट वाला जो स्तर होता है वो होता है ग्राम सभा का। ठीक है, तो ये पंचायत राज स्तर की जो फर्स्ट लेयर जो होती है वो होती है ग्राम सभा। इसके बाद अगर हम दूसरी की बात करते हैं तो जो सेकंड लेयर होती है इसकी, ये होती है पंचायत समिति। ठीक है, सेकंड वाली लेयर कौन सी है? पंचायत समिति। फर्स्ट है ग्राम सभा, सेकंड है पंचायत समिति। और अगर हम तीसरी लेयर की बात करते हैं तो तीसरी जो है वो कहलाती है बेटा जिला परिषद। ये है थर्ड वाली। तो इस तरीके से आप डायग्राम के माध्यम से भी इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम ग्राम पंचायत के स्तर की बात करते हैं तो पहली है ग्राम सभा, दूसरी है पंचायत समिति और तीसरी है जिला परिषद। तो ये 3 जो है ग्राम पंचायत के जो है स्तर जो है पंचायत में काम करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। आगे प्रश्न दिया गया है प्रश्न नंबर 4 में, कहता है पृथ्वी को सौर मंडल का अनूठा ग्रह क्यों कहा जाता है? तो आप बच्चों को पता है कि पृथ्वी जो है क्यों अनूठा है, क्योंकि पृथ्वी पर क्या है? ऑक्सीजन है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन पाई जाती है, साथ ही साथ पृथ्वी पर क्या है? पृथ्वी पर पानी है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे पृथ्वी पर किसको? जीवन को संभव बनाती है। इसी वजह से पृथ्वी को क्या बोला जाता है? अनोखा ग्रह या अनूठा ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके उत्तर को। ये देखिए इसका उत्तर है, ये यहाँ से देखिए, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। ठीक है, आगे कहता है यहाँ पानी और वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारण से पृथ्वी को सौरमंडल का अद्भुत ग्रह कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसीलिए पृथ्वी पर, क्योंकि पृथ्वी पर हवा पानी दोनों मौजूद है, पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है ना ही ठंडी है, और यही जो कारण है पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाते हैं, इसलिए पृथ्वी अनूठा ग्रह या अद्भुत ग्रह कहलाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। इसमें पूछा गया भारत के
कितने भौतिक भागों में भारत को जो है विभाजित किया जाता है, भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जाता है और कितने, 3 के नाम लिखिए। तो देखिए, अगर हम भारत के भौतिक भागों की बात करते हैं तो भारत को हम कुल 6 भौतिक भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करते हैं तो क्या है, पहला उत्तरी मैदान, ठीक है, इसके बाद पठार, ठीक है, मरुस्थलीय भूमि, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ द्वीप, ठीक है, फिफ्थ तटीय मैदान, और 6th है, 6ठे नंबर पर है हिमालय पर्वत श्रृंखला। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम 6 भागों में भारत के भौतिक विभाजन को 6 भागों में हम बांट सकते हैं। ठीक है, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला फर्स्ट, उसके बाद उत्तरी मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा तटीय मैदान, पांचवा मरुस्थलीय भूमि, छठा द्वीप समूह। ठीक है, तो आपने को जो मैंने ये बताए हैं ये क्या है, ये 6 हमारे भौतिक भाग हैं हमारे भारत के, और इन 6 में से आप किन्हीं 3 का नाम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। आगे प्रश्न में आपको पूछा गया है, प्रश्न नंबर 6 में देखिए, कहता है नगर निगम के आय के स्रोतों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो नगर निगम के आय के स्रोत कौन कौन से हैं उनका वर्णन करना है। चलिए देखते हैं इसके उत्तर को। ये देखिए, नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है, तो देखिए नगर निगम को जो है राशि अलग अलग तरीक़ों से इकट्ठी जो है मिलती है। इस राशि का एक बड़ा भाग जो है लोगों के द्वारा टैक्स से आता है, और कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। तो नगर निगम को जो पैसा मिलता है, जो पैसा आता है वो आता है कर यानी टैक्स से। ठीक है, तो कई तरीके के कर होते हैं नगर निगम को जो मिलते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करते हैं करों में, तो ये क्या है, संपत्ति कर भी जो है एक तरीके से नगर निगम जो है संपत्ति कर लेता है, जिससे नगर निगम को पैसा मिलता है। उसके अलावा देखिए शिक्षा पर भी कर लगाया जाता है। ठीक है, सिनेमा घर में हम जो मूवी देखने जाते हैं उस पर भी कर लगाया जाता है, अमीर लोगों की संपत्ति पर भी कर लगाया जाता है। तो जितना भी ये पैसा है ये सब क्या है, ये नगर निगम की इनकम होती है, और यहीं से नगर निगम को क्या मिलता है, पैसा मिलता है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न पर। आगे अथवा में प्रश्न पूछा गया है, नगर निगम के कार्य शहर के निवासियों के जीवन को किस तरीके से प्रभावित करते हैं, ऐसे किन्हीं 4 तरीकों के बारे में लिखिए। तो देखिए इसके प्रश्न को उत्तर को देखते हैं हम। तो ये आपके सामने उत्तर है। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, नगर निगम के कार्य निम्नलिखित हैं। जैसे क्या होता है, नगर निगम क्या करता है, घर और बाज़ारों से जो कचरा होता है उनको जमा करना और उन कचरे का निपटारा करना। इससे सड़क और गलियाँ क्या रहती है, साफ़ सुथरी रहती है। दूसरा है नालियों को साफ़ करना, और शहर, इससे क्या होता है, शहर साफ रहता है। मलेरिया और डेंगू की रोकथाम के लिए काम करना, इससे लोगों के स्वास्थ्य को भी लाभ मिलता है। तो ये क्या है, ये सब नगर निगम के कार्य हैं जो कहीं ना कहीं हम लोगों के जीवन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और अगर नगर निगम ना होता और नगर निगम ये कार्य नहीं करता तो हमारे शहर में क्या हो जाती, हमारे शहर में गंदगी हो जाती, और जिससे हमें कई सारी बीमारी लग सकती थी। ठीक है, और एक महामारी फैल सकती थी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, कहता है धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने किन किन साधनों का उपयोग किया। तो देखते हैं इसके उत्तर को। तो ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए जो है कई सारे जो हैं शिलालेख और स्तंभ लेख अशोक ने क्या किया, स्तंभ लेख बनाए। तो शिलालेख और स्तंभ लेख अशोक ने बनवाए, और इन शिलालेख और स्तंभ लेखों पर जो अशोक ने लेख लिखवाए, ठीक है, जो इसकी लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी। ब्राह्मी लिपि के माध्यम से अशोक ने इन शिलालेखों और स्तंभ लेखों पर अपने संदेशों को गुदवाया, और इन संदेशों को पढ़ने के लिए अशोक ने महामत जैसे अधिकारियों को
नियुक्त किया। ठीक है, ये अधिकारी क्या करते थे, ये इन शिलालेखों पर लिखे हुए अशोक के संदेशों को पढ़ते थे और उन संदेशों को फिर ये आम जनता तक पहुंचाते थे, क्योंकि जनता उस समय इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। तो अशोक ने अपने अधिकारियों को नियुक्त किया और ये शिलालेख और जो स्तंभ लेख थे, इन स्तंभ लेख और शिलालेखों पर जो भाषा थी वो थी ब्राह्मी। ठीक है, ब्राह्मी लिपि थी, लिपि ब्राह्मी थी। ठीक है, इन ब्राह्मी लिपि के माध्यम से अशोक ने जनता तक अपने संदेश पहुंचाए और जनता को धर्म का रास्ता अपनाने को कहा। ठीक है बच्चों, तो अशोक के जो ये महामत थे, ये ना केवल भारत में बल्कि भारत से बाहर भी जो है अशोक के संदेशों को लेकर गए। ठीक है, और उसकी शिला और जो मैंने आपको बताया शिला और स्तंभ लेख पर जो उसने अपने संदेश गुदवाए, उसने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राजा के इन संदेशों को लोगों को पढ़ के सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते। ठीक है, अशोक के धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और लंका में भी उसके अधिकारियों को अशोक ने भेजा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं बच्चों। उम्मीद करता हूँ बच्चों को समझ में आ रहा होगा बेटा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर आप लोगों को एक पैराग्राफ दिया हुआ है, पैराग्राफ देखिए प्रश्न नंबर 8 में। ठीक है, तो हम सीधे इसके प्रश्नों पे चलते हैं। तो देखिए, जैसे इसके प्रश्न में हमसे 8.1 में पूछा गया कि 13 साल की अफसाना किस दीवार को फांद गई थी। तो जो अफसाना दीवार को फांद गई थी वो एक समाज की बाधा थी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 8.2, 5 लड़कियां किन समस्याओं को पीछे छोड़ बास्केटबॉल कोर्ट तक पहुंची। तो ये है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रोज़मर्रा की समस्याओं को। नेक्स्ट 8.3 का, नागापाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन अन्य क्लबों को क्यों हैरान करने लगी। ठीक है, तो जो दूसरे क्लब थे वो इस नागापाड़ा एसोसिएशन जो बास्केटबॉल एसोसिएशन थी इसको देखकर क्यों हैरान हो गए, क्योंकि इनके जो खिलाड़ी थे उनमें खेल की प्रतिभा जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 में देखिए क्या पूछा गया है। कहता है 9.1 में पैराग्राफ दिया है आपको, हम सीधे प्रश्नों को देखते हैं। सुनीता ने अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा तो उसके मन में क्या ख्याल आया। तो उसके मन में जो है ऑप्शन नंबर बी कई सारे ख्याल आए। ठीक है, इसके बाद 9.2 में हम अंतरिक्ष से क्या देखते हैं, हम अंतरिक्ष से क्या देखते हैं, हम अंतरिक्ष से भूमि और समुद्र देखते हैं। ठीक है, केवल यही हमें दिखाई देता है। इसके बाद 9.3 में आगे पूछा गया है ज़मीन पर देश का बंटवारा किसके द्वारा किया गया है। तो ये ज़मीन पर देशों का बंटवारा किसके द्वारा, ऑप्शन नंबर डी मनुष्य के या मानव के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो 9.3 का जो सही आंसर है बेटा वो है ऑप्शन नंबर 9.3 का ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। देखिए प्रश्न नंबर 10 में हमें फिर से एक पैराग्राफ दिया है और हमें इस पैराग्राफ में से केवल और केवल 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे पूछा गया है कि कौन हड़प्पा में विशेष भवन बनाने की योजना बनाते थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर है, तो जो इसका सही आंसर है बेटा ये है शासक। ठीक है, शासक। ठीक है, तो 10.1 का जो सही जवाब है बच्चों शासक। शासक जो है ये भवन बनाने की जो है विशेष भवन बनाने की योजना बनाते थे। ठीक है, आगे हमें दिया है प्रश्न हड़प्पा के नगरों के शासक वर्ग धातु और कीमती पत्थरों को कहाँ से मंगवाते थे। तो ये जो शासक लोग जो थे ये इन कीमती धातुओं को बहुत दूर दूर से मंगवाते थे, दूसरे देशों से मंगवाया जाता था। ठीक है, आगे लिखना किन्हें आता था। तो इसका जो सही आंसर है वह है लिपिक। लिपिक वो होते थे जो राजा के, जो उस समय जो राजा या जो पुरोहित होते थे उनकी बातों को लिखा करते थे, वो लिपिक कहलाते थे। तो केवल और केवल इन्हें ही पढ़ना आता था, इसीलिए इसका जो सही आंसर है वह लिपिक है। आगे प्रश्न नंबर 10.4 में शिल्पकार क्या करते थे। तो जो शिल्पकार होते थे ये देखो ये क्या करते थे, शिल्पकार स्त्री और पुरुष ये दोनों होते थे। ये अपने या किसी घरों या धातु स्थल तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। तो ये घरों को और उद्योग स्थलों पर तरह तरह की चीज़ें जो हैं ये बनाते थे। तो शिल्पकारों का जो मेन काम था वो तरह तरह की चीज़ों को बनाने का था। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। आगे है प्रश्न नंबर 11
तो इसमें भी आपको एक अनुच्छेद दिया हुआ है और इसमें केवल आपको 3 प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको जैसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि गौतम बुद्ध के समय लोगों के जीवन में तेज़ी से बदलाव क्यों आ रहा था। तो गौतम बुद्ध के समय लोगों के जीवन में तेज़ी से बदलाव इसीलिए आ रहा था क्योंकि धीरे धीरे क्या हो गया था, महाजनपदों का धीरे धीरे जो है वो निर्माण होना शुरू हो गया था। तो जनपद जो है वो महाजनपद अब बनने लगे थे। तो लोग काफ़ी अवेयर हो गए थे, लोग काफ़ी उनमें समझदारी आ गई थी, इसीलिए धीरे धीरे लोगों के जीवन में क्या हो रहा था, परिवर्तन आ रहा था। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में कहता है कि गौतम बुद्ध किस गण से थे। तो गौतम बुद्ध बेटा ये थे शाक्य गण से। ठीक है, शाक्य गण इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न कहता है 11.3 में सिद्धार्थ को बुद्ध क्यों कहा गया। सिद्धार्थ को बुद्ध क्यों कहा गया, क्योंकि उनको क्या हो गया था, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। क्योंकि उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी इसीलिए वो क्या कहलाए, वो बुद्ध कहलाए। ठीक है, वो बुद्ध कहलाए। अगला, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे वो थे गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध इज़ द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं। तो यहाँ पे है प्रश्न नंबर 12। तो आपको मानचित्र जो है यहाँ पे कुछ स्टेट दिए गए हैं, राज्य दिए गए हैं। आपको इन राज्यों में से केवल 4 राज्य भरने हैं। तो देखते हैं इनके राज्यों को। तो चलिए शुरू करते हैं मानचित्र को भरना। तो जैसे पहले दिया है आपको पंजाब। ठीक है, फर्स्ट में आपको दिया है पंजाब। तो देखते हैं पंजाब कहाँ है। तो ये देखिए, ये जो राज्य है ये है हमारा पंजाब। ठीक है बच्चों, ये है हमारा पंजाब। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है हमसे पूछा गया है झारखंड। तो झारखंड कहाँ पर है हमारा, तो इसको देखते हैं। ये देखिए, ये वाला जो राज्य है, ये वाला जो राज्य है, ये राज्य है झारखंड। ठीक है, झारखंड। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न में। अगले पार्ट में पूछा गया है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र हमारा कहाँ पर है, तो ये देखिए, ये है हमारा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र, ये वाला। ठीक है, महाराष्ट्र। ठीक है बच्चों, मैं फिर से बता देता हूँ आप बच्चों को, ये है महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे पूछा गया है तमिलनाडु। तमिलनाडु हमारा कहाँ पर है, ये देखिए, ये वाला जो राज्य है ये है तमिलनाडु। ठीक है बच्चों, तमिलनाडु। आगे नेक्स्ट, आगे पूछा गया है उड़ीसा। तो उड़ीसा जो है हमारा कहाँ पर है, ये वाला जो राज्य है ये है हमारा उड़ीसा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये मैप वर्क भी हमने कर लिया है। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं केवल दृष्टिबाधितों के लिए। तो चलिए इनको भी देख लेते हैं। तो जैसे पहला प्रश्न पूछा गया पंजाब की राजधानी क्या है। तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। ठीक है, झारखंड की राजधानी क्या है, झारखंड की राजधानी है रांची। इसके बाद महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, तो महाराष्ट्र की राजधानी अगर हम देखते हैं तो ये है बम्बई, या हम इसको बोलते हैं मुंबई। ठीक है, पहले से बम्बई बोला जाता था, अब ये मुंबई कहलाती है। इसके बाद तमिलनाडु की राजधानी, तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। ठीक है, और उड़ीसा की राजधानी, उड़ीसा की राजधानी है बेटा भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे सभी प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को समझ में आया होगा, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप बच्चों ने मैच भी कर लिए होंगे अपने आंसर्स कि आपके कितने आंसर्स ठीक हैं और आपके कहाँ तक नंबर आ सकते हैं। तो जो बच्चे बेटा चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए। मिलेंगे फिर हम अगली वीडियो पे। थैंक यू।